स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो सेकेंड ईयर के पॉल साइंस ऑनर्स के ये क्लास है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य की जो है यूनिट थर्ड हम कंटिन्यू कर रहे थे। ये यूनिट थर्ड का जो है पार्ट 8 है हमारा, ठीक है। तो यूनिट 7 जो है पार्ट 7 जो है मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑल वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट थर्ड का ये लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है, शीत युद्ध, पश्चात युग, अमेरिकी वर्चस्व और तीसरे विश्व देशों का उदय। देखो, मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध जो है कैसे शुरू हुआ था, किन कारणों से शीत युद्ध शुरू हुआ, फिर उसका विघटन कैसे हुआ। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो अमेरिकी वर्चस्व जो है बढ़ा, ठीक है। अमेरिकी वर्चस्व का मतलब है कि अमेरिका ही पूरे विश्व को जो है चला रही थी उस समय, ठीक है। तो उसका जो विश्व का जो वर्चस्व है वो अमेरिका के हाथों में पूरी तरह से आ चुका था। फिर तीसरी दुनिया के जो देशों का उदय भी हुआ था। अब तीसरी दुनिया का मैंने आपको बताया यूएसए, ठीक है, यूएसए था तो जो पहली दुनिया जिसे हम कहते हैं पहली दुनिया थी हमारी। यूएसएसआर जो थी दूसरी दुनिया कहते हैं इसे, ठीक है, इसे दूसरी दुनिया कहेंगे। और तीसरी दुनिया का जो उदय हुआ था वो गुट निरपेक्ष के जो आंदोलन था वो तीसरी दुनिया कहलाई, ठीक है। तो दोनों ही गुट में जो शामिल नहीं हुए थे वे देश वो तीसरी दुनिया के अंतर्गत आए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि अमेरिका के कैसे वर्चस्व हुआ। और मैंने आपको बताया था शीत युद्ध के पार्ट में भी कि शीत युद्ध किन कारणों से चला, ठीक है, और कौन सी दो शक्तियों के बीच चला था शीत युद्ध जो था। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा अमेरिकी वर्चस्व। देखो, अमेरिकी वर्चस्व के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है इसमें 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को द्विध्रुवीय प्रणाली से एक ध्रुवीय प्रणाली में बदल गया। देखो, 1990 के दशक में जो था सोवियत संघ की विचारधारा और अमेरिका की विचारधारा चल रही थी, ठीक है। तो सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ वैसे जैसे खंडित हो गया सोवियत संघ, ठीक, तो द्विध्रुवीय चल रहा था क्योंकि दो देश चल रहे थे तो वो द्विध्रुवीय प्रणाली थी। अब जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक ध्रुवी बचा, वो कौन सा था? अमेरिका ही बचा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है अमेरिका का वर्चस्व जो है बढ़ता चला गया। अमेरिका यूरोप और पूर्वी एशिया में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय संतुलन निर्माता के रूप में उभरा जो व्यापार, उदारीकरण और उदार लोकतंत्र का समर्थक था, ठीक है। तो जो अमेरिका था उदारवादी विचारधारा से प्रेरित था, लोकतंत्र को चाहता था, ठीक है। इसने अमेरिका को एक वर्चस्वशील शक्ति का बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अमेरिका ने अपनाई कि भाई हम लोकतंत्र को समर्थन देंगे, जनता की बात को मानेंगे, उदारीकरण की नीति को अपनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका ने अपनाई। तो इसकी वजह से जो है अमेरिका का क्या चला? वर्चस्व चला पूरे विश्व पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अमेरिका आर्थिक स्थिति परमाणु शक्ति के साथ साथ सबसे शक्तिशाली राज्य था। देखो, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा हथियार थे, ठीक है, उसकी सैन्य क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक थी। तो इसके कारण भी जो है उसका वर्चस्व जो है बढ़ता चला गया और पूरे विश्व पर वो वर्चस्व करने भी लगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रभुत्व का अर्थ और सैन्य क्षमता में प्रभुत्व। देखो, इसमें जो प्रभुत्व का अर्थ कि अमेरिका ने कैसे प्रभुत्व रखा पूरे विश्व में और उसकी सैन्य क्षमता कितनी थी। उस समय अमेरिका शक्ति अपनी सैन्य शक्ति के आधार पर अत्यधिक श्रेष्ठतर थी, ठीक है। तो अमेरिका की जो सेना थी उस समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अमेरिका ने पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही स्थितियों में प्रभुत्व प्राप्त किया, ठीक है। दोनों ही रूप में जो है विश्व पर जो है प्रभुत्व अपना दबदबा जो है बनाए रखा अमेरिका ने।
सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र वैश्विक शक्ति बन उभरा। ठीक है, जैसे ही सोवियत संघ का जो विघटन हो गया था तो भाई अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर तो था ही, और उसने जो है ताकतवर होने के मुताबिक जो है अपना फ़ायदा उठाया। इसी वजह से जो है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता चला गया। दूसरा पॉइंट है आर्थिक दृष्टि से वर्चस्व। देखो, आर्थिक दृष्टि से पहले जो था वो सैन्य दृष्टि से था अमेरिका का वर्चस्व, इसमें है आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से वर्चस्व शब्द का प्रयोग अमेरिका की आर्थिक शक्ति के संदर्भ में किया गया। अमेरिका की जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट था बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसी वजह से जो है पैसे बहुत ज़्यादा थे अमेरिका के पास, तो इसकी वजह से भी जो है अमेरिका का वर्चस्व और बढ़ा। अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में भी प्रभुत्वशील शक्ति बन गई और पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार होने लगा। ठीक है भाई, जब सोवियत संघ जो है हार चुका था तो उस समय फिर अमेरिका उभरा, क्योंकि कैपिटलिज्म जीत चुका था और सभी विश्व के देशों ने फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी अपनाया। अमेरिका ने पूरे विश्व में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का प्रसार करना आरंभ किया। देखो, अमेरिका ने क्या करा, मुक्त बाजार अपनाया। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था अपनाई कि भाई जो कंपनी है, ठीक है, एक देश की कंपनी दूसरे देश में नहीं, तो उनका मुक्त व्यापार होना चाहिए, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। इन्होंने अमेरिका ने जो है पूंजीवादी व्यवस्था में ही कहते हैं। लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया है इसमें। ठीक है, लोकतंत्र को अपनाएंगे और वहाँ की जो जनता है भाई जो है लोकतांत्रिक शासन को ज़्यादा पसंद करती है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF में अपना योगदान अधिक करने लगा और उसका नियंत्रण हो गया। देखो, आर्थिक में क्या था, अमेरिका पैसे से संबंधित बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। ठीक है, और जब 1945 में 1945 में मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी थी। जब हम किसी भी सभी देशों ने जो है मिलकर इस व्यवस्था की स्थापना करी। ठीक है, तो फिर उसको चलाने के लिए भी तो पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें जितने भी सदस्य होंगे उनकी भी सैलरी देनी होती है। अब जो देश गरीब है उनका भी तो विकास करना है संयुक्त राष्ट्र संघ को, तो जितने भी देश थे वो थोड़ा थोड़ा ही इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अपना योगदान देते थे, परंतु अमेरिका जो था सबसे ज़्यादा पैसे उसमें डोनेट करता था। अब भाई जो ज़्यादा पैसे देगा तो वह उसी के अंडर में ही तो काम करेगा, लोग ऐसे थोड़ी ना कर देगा कि कम पैसे लेगा। इसी वजह से जो है अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, IMF में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देने लगा और जिसकी वजह से उसका नियंत्रण उस पर भी हो गया। तीसरा पॉइंट है सहमति बनाने की उसकी क्षमता। देखो, सहमति जो है अमेरिका बहुत अच्छे से बना लेता था। सहमति का उपयोग उसने सॉफ्ट पावर के रूप में किया, उसने लोगों को विश्व को बेहतर स्थान बनाने के लिए अपनी क्षमता के संबंध में सभी एकमत किया। सभी को जो है पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए सभी को एकमत किया उन्होंने। ठीक है, फिर अमेरिका ने आर्थिक शक्तियों को अपने हाथ में रखते हुए आर्थिक शक्ति को अपने हाथ में रखा अमेरिका ने, और विश्व के समक्ष जीवन को सबसे अच्छा पेश किया, जिससे अन्य को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, अमेरिका भाई जब विकसित होता जा रहा था अधिक से अधिक, तो सभी देश सोचने लगे कि भाई अमेरिका तो ज़्यादा विकसित हो रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण जो है अमेरिका बढ़ता चला जा रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो था। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अमेरिकी वर्चस्व को निम्नलिखित तरीके से। देखो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती। अमेरिकी वर्चस्व को भी भाई चुनौती देने के लिए आ चुके थे मैदान में। कौन कौन आया था? आसियान, यूरोपीय संघ, भारत, चीन, ऐसे जो देश थे अमेरिका को वर्चस्व दिया इन्होंने। ठीक है, अमेरिका को चुनौती दी कि भाई हम भी कम नहीं है। ठीक है,
तो अमेरिकी वर्चस्व को निम्नलिखित तरीके से चुनौती दी गई। अमेरिका वर्चस्व को ईयू, जिसे यूरोपीय संघ कहते हैं, ठीक है, भारत, चीन ने अमेरिका अंतरिक्ष वर्चस्व को चुनौती देना शुरू कर दिया। ठीक है, अमेरिका ने भी उन सभी को जो है चुनौती देना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरी और कई अन्य आर्थिक बाधाएं हैं। ठीक है, अन्य आर्थिक बाधाएं जिन्होंने अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी। बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका को कैसे चुनौती दे रहा था। भाई अमेरिका तो उभर रहा था, ये सभी को पता है। अमेरिका को भी भाई चुनौती देने के लिए आ गए थे लोग। तो भारत, ठीक है, भारत जो हमारा देश है, भारत ने भी चुनौती दी। ब्राज़ील और चीन ने आपसी सहयोग से ब्रिक्स की स्थापना की। ठीक है, ब्रिक्स, इसमें जो है इसमें ब्राज़ील, रशिया, इसमें जो पता नहीं चाइना, ठीक है, साउथ सूडान, ऐसे कुछ नाम है उस देश का। तो ये ब्रिक्स के जो देश थे इसमें शामिल हुए। ब्रिक्स के देशों ने भी मिलकर अमेरिका को चुनौती दी, यूरोपीय संघ का मुकाबला कर सके और विदेशों पर से निर्भरता में कमी की गई। ठीक है, जो अब भाई यूएसए पर सारा जो लोग, विश्व के जितने भी राज्य थे या देश थे, अमेरिका पर भी निर्भर हो रहे थे। इसी वजह से जो है सभी ने मिलकर अपने अपने अलग अलग गुट बनाए। ठीक है, आसियान बनाया, जो 10 देशों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, इसमें और भी सारे थे, और ब्रिक्स बनाया, यूरोपियन संघ बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अमेरिका को चुनौती दी है इसने। तीसरा पॉइंट है तृतीय, अमेरिका ने स्वयं को वर्चस्व शक्ति बनाने के लिए अवैध हथियारों के कब्जे के नाम पर इराक और अफगानिस्तान और अन्य देशों में युद्ध छेड़ दिए थे। देखो अमेरिका ने क्या करा, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अवैध हथियार, ठीक है, गलत तरीके से जो हथियारों पर कब्जे करना शुरू कर दिया, उनका निर्माण करना शुरू कर दिया, और इराक और अफगानिस्तान पर जो है उसने युद्ध करा। दूसरा पॉइंट है इसी का, अमेरिका ने इन देशों को विवश किया कि वह तेल सस्ता है। ठीक है, दोनों इराक जो है तेल का उत्पादन करता है, ठीक है, तेल बेचता है। तो अमेरिका ने कहा कि भाई तेल को सस्ता कर, परंतु अमेरिका इराक व अफगानिस्तान में नव उदारवादी शैली के शासन को लागू करने में विफल रहा। अमेरिका क्या चाहता था, अफगानिस्तान और इराक में नव उदारवादी, मतलब उसकी कंपनी आए, ठीक है, अमेरिका की, वहाँ पर जो है खोले, उसका उत्पादन करे, जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो। परंतु जो है इराक और अफगानिस्तान ने ये जो नहीं माना, और अमेरिका इसमें विफल भी रहा, जिसके कारण जो है अमेरिका ने इराक व अफगानिस्तान पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। देखो जब युद्ध करता है कोई इंसान, तो मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कितना ज़्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ा। पैसे तो जाते हैं, हथियार तो जाते हैं, और लोगों की जानें भी बहुत ज़्यादा इसमें जाती है युद्ध में। वह विश्व बैंक और IMF का कर्जदार बन गया। इतने ज़्यादा हथियार और जो चीज़ें युद्ध हुआ, तो विश्व बैंक जिसमें सबसे ज़्यादा वो डोनेट करता था अमेरिका, वह उसका कर्जदार हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तीसरी दुनिया के देशों का उदय। तीसरी दुनिया के देश कौन से, मैंने आपको बताया था गुटनिरपेक्षता के जो देश थे, गुटनिरपेक्ष जो नीति अपनाई थी जिन देशों ने, उसे तीसरी दुनिया, ठीक है, उसे कहते हैं तीसरी दुनिया के देश। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, तीसरी दुनिया को गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता है इसे गुटनिरपेक्षता की नीति भी कहते हैं, या तटस्थता की नीति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप में जो है जाने नहीं गए थे। ठीक है, इन्होंने अपना एक अलग जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी कि भाई हम दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, तीसरी दुनिया के देश दोनों ही गुटों से अलग थे तथा वह तटस्थ रहे, दोनों के ग्रुप में नहीं शामिल हो। US और USSR ने अलग अलग गुट भी थे,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, एक साम्यवादी। तो दोनों ही में नहीं गए और इन्होंने तीसरा विकल्प चुना था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें 1991 में अक्रा में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विदेश मंत्रियों से बढ़ते सहयोग की ओर संक्रमण में एक विश्व इस घोषणा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नए उद्देश्यों पर जोर दिया गया। देखो 1991 में जो अक्रा जो है घाना की राजधानी है, वहाँ पर जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो उसका जो उद्देश्य था जो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण और अशिक्षा के उन्मूलन पर जोर दिया। सभी देश जो है इसमें शामिल हुए थे। सभी का मतलब जो गुटनिरपेक्ष में ही शामिल थे वही देश शामिल हुए थे। इसमें इन्होंने बोला कि भाई हम गरीबी को हटाने का काम करेंगे, भूखमरी को हटाएंगे, कुपोषण से जो ग्रहित जो लोग हो रहे हैं उनके लिए काम करेंगे, अशिक्षा जो बढ़ी हुई है उसका उन्मूलन करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो इन देशों ने मिलकर जो है ये नियम बनाए, उद्देश्य था इनका। इस उद्देश्य का नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन से इसका जो है नाम बदलकर इन्होंने तीसरे विश्व आंदोलन रखा। ठीक है, तीसरे विश्व आंदोलन रखा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। ठीक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी पूरे देश की, तो उसको ठीक तरह से इन्होंने काम करा इसमें। अब जो हाल ही में 2020 में हुई थी बैठक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की हाल में बैठक ने फिर से नैतिक आवाज़ होने के रूप में, ठीक है, इन्होंने ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो उस समय बनाया था, परंतु ये आज भी चल रहा है। ठीक है, इसकी आज भी जो है बैठकें होती रहती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को दोहराया जो दुनिया को अधिक समावेशी बना सकता है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता को जो है अभी भी इसकी बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं और कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें जो हैं इसमें ऐड करते रहते हैं ये देश, ताकि इनका जो है देशों का विकास हो सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसे NIEO कहते हैं अंग्रेजी में, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, अब भाई नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? जो गुटनिरपेक्षता के जो देश थे वो विकसित देश नहीं थे। ठीक है, वो कौन से देश थे? वो विकासशील देश थे। विकासशील देश थे तो भाई विकासशील को अपना विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए जो है इन्होंने अपने नियम, अपनी नीतियाँ बनाई, जिसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहा गया। अब इसमें जो था विकसित देश जो थे विकासशील देशों का शोषण कर रहे थे बहुत ज़्यादा। जो विकासशील देश के जो कच्चे माल होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं, वह विकसित देश ले जाता है, अपने देश ले जाकर उसे जो है बनाकर जो है उसी देश में जो है क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो इसी वजह से विकसित देश को जो है प्रॉफिट होता है और विकासशील देश जो है यूं ही रह जाता है। तो इसी वजह से जो है नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है इन्होंने बनाई थी। साधारण शब्दों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है। देखो ये जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी तो इसका मेन जो उद्देश्य था या मोटिव था कि जो पुराने तरीके से जो अर्थव्यवस्था चलती आ रही है जिससे विकसित देशों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये गलत है। विकासशील देशों को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए इससे, ताकि वे भी आगे बढ़ सके, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण एक रुक जाए। ठीक है, जो औपनिवेशिक विकसित देशों ने कर रखा है विकासशील देशों का, तो वह बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इसी वजह से जो है इन्होंने अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जो है अपनाया और विश्व की आय तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा हो सके। देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपनाए कि न्यायपूर्ण होनी चाहिए, सभी को समान इसमें संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सभी का जो है समान विकास हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो
ताकि उत्तर दक्षिण का अंतर जो है समाप्त हो जाए। और इन्होंने कहा कि जो यूरोप के देश हैं वही ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं, जो एशिया अफ्रीका है तो ये देश जो है पिछड़े हुए थे, तो भाई इनका भी तो विकास होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, ठीक है, क्यों इसकी स्थापना करी गई थी। वर्तमान पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था NIEO की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य विद्यमान आर्थिक समानता को कम करना है, ठीक है। तो इसका नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो विकासशील देश और विकसित देश के दोनों के बीच जो है उनकी असमानता को दूर करना, ताकि विकासशील देश भी आर्थिक विकास के रास्ते पर चल सके, ताकि विकसित देश का ही फायदा नहीं, इसमें विकासशील देश भी आए। इसके लिए विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के बारे में कुछ सिद्धांत बताए गए जो है, ठीक है। तो इन्होंने इसी वजह से जो है विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो है सिद्धांत को प्रस्तुत किया। फर्स्ट पॉइंट है विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यकरण करना, ठीक है। तो विश्व की जो मुद्रा है उसका समान रूप से वितरण करना। दूसरा पॉइंट है विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विद्यमान तकनीकी भेद को कम करना। जो विकासशील देश हैं उनके पास तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हथियार कुछ भी नहीं है, तकनीकें ही नहीं है, ठीक है। तो उनके जो विकसित देश और विकासशील देशों के दोनों के बीच जो है भेद को कम करना, डिफरेंस को कम करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के वित्तीय बोझ को कम करना। जो विकसित देश जो हैं विकासशील देशों को जो वित्तीय बोझ दे देते हैं तो उसको कम करना, कि जो विकासशील देश होते हैं वो कर्ज ले लेते हैं, विकसित देश होते हैं जो वो दे नहीं पाते, ठीक है। तो उनके ऊपर विकासशील देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो इसी वजह से जो है ये नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपनाई गई। चौथा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं को तर्कसंगत बनाना। जितनी भी बहुराष्ट्रीय निगमें कंपनियां होती हैं उनको तर्कसंगत बनाना। पांचवा पॉइंट है विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता देना, ठीक है। तो दोनों को ही जो है व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। सिक्स पॉइंट है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, ठीक है। जो विकासशील देश है जो रॉ मटेरियल उत्पादन जो करते हैं तो उसके औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है विकासशील देशों में। सातवां पॉइंट है कच्चे माल की कीमत घटना बढ़ने की प्रवृत्ति का विरोध तथा कच्चे माल व तैयार माल की कीमतों में कम अंतर होना, ठीक है। तो विकसित देश क्या करते थे, कच्चे माल को यहाँ से ले जाते थे कम पैसों में और फिर वही चीज़ें जो है बनाकर विकासशील देशों को ही बेच देते थे, तो जिससे विकासशील देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इसी वजह से जो है इन्होंने विरोध करा। आठवां पॉइंट है कच्चे माल तथा समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकार करना, कि भाई विकासशील देश के जो संसाधन है उनका खुद पर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। उसी का नियंत्रण होना चाहिए, किसी विकसित देश का नहीं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट थे इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के, ठीक है। तो सभी गुटनिरपेक्ष के जो जितने भी देश थे इसमें शामिल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है अपनाई थी ताकि विकासशील देशों का भी विकास हो, ठीक है। क्योंकि विकसित देश भाई इनका शोषण करते जा रहे थे, इसी वजह से जो है न्यू इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्डर को अपनाया गया था, न्यू, ठीक है।
ये चैप्टर जो आपका समाप्त हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।